अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपके साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, एक रियासत मदीना और दूसरी रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है, कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके झूठी खबरों के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खो रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में कौमी किसान कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत तमाम अजला में एग्रीकल्चरल मॉल्स बनाए जाएंगे, जहां किसानों को हर तरह की ज़राई सहूलियात मुयस्सर होंगी। आसान ज़राई कर्जों का हुसूल, कोल्ड स्टोरेज, मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बीज और जीनियाती तौर पर मजबूत माल मवेशियों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। मखसूस नशिस्तों के शेड्यूल में तब्दीली, खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी है। मंजूर या मुस्तरद करने के फैसलों पर अपील की आखिरी तारीख 16 जनवरी होगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 19 जनवरी तक करेंगे। 23 जनवरी को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। जनरल नशिस्तों के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई, इलेक्शन कमीशन। आम इंतखाबात के हवाले से मीडिया और कौमी मुबस्सिरीन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। मुल्की सालमियत और नजरिए के खिलाफ कोई मवाद जारी नहीं किया जाएगा। कौमी इदारों और अदलिया की आज़ादी का ख्याल रखा जाएगा। मुबस्सिरीन के लिए इलेक्शन कमीशन का इजाज़तनामा लाजमी। ज़ाब्ता अखलाक के अहम निकात। मईशत की बेहतरी सियासी शराकतदारी और ताउन से ही मुमकिन है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। आइंदा इंतखाबात पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ की कराची में MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर साहब पगाड़ा से भी मुलाकात। इंतखाबात और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अनीस एडवोकेट और रजा हारून साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। चार्टर ऑफ कराची शहर की तरक्की के हवाले से दूर रस नताइज का हामिल है। इख्तिदार में आकर ऐसे फलाही मंसूबे लाएंगे जिनसे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। आसिफ अली जरदारी। इसराइल की जानिब से पनाहगुज़ीन कैंपों और अस्पताल पर वहशियाना बमबारी। मजीद 187 फलस्तीनी शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 21,507 हो गई। 56,000 जख्मी। गजा में सूरत हाल मजीद अबतर। सेहूनी फौज की अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी काफिले पर भी फायरिंग। भारत में सहाफती आज़ादी पर कड़ा वार। मोदी हुकूमत सहाफियों की जासूसी करने लगी। इसराइली पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए 300 से जायद मोबाइल फोन नंबर्स निशाने पर 40 से ज्यादा मोदी मुखालिफ सहाफी और अहम शख्सियात की निगरानी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इंकिशाफ। दहशत गर्दी पर दोहरे मेयार ने भारत को आलमी सतह पर बदनाम कर दिया। चीन का दहशत गर्दी के हवाले से भारत की दोगली पॉलिसियों पर बरहमी का इजहार। खित्ते खास तौर पर बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्द सरगर्मियों की मजम्मत। दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती पर शदीद जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का इंतबाह। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने के जालिमाना हथकंडे। तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों में तेजी। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। भारतीय फौजी एहलकार घरों में घुसकर मकीनों को हिरासा और घरेलू सामान की तोड़ फोड़ करते हैं। निहत्ते कश्मीरी खौफ व दहशत के माहौल में जिंदगी बसर करने पर मजबूर।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार, इंडेक्स में 398 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 62,451 की सतह पर बंद, बाजार हिस्स में 58 करोड़ 73 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार, मालियत 16 अरब 78 करोड़ रुपए से ज्यादा रही। दो 2023 पनबिजली की पैदावार के हवाले से बेहतर साल साबित हुआ। 34 अरब यूनिट बिजली पैदा हुई, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 2 अरब 20 करोड़ यूनिट ज्यादा है। कौमी खजाने को एक साथ 6 अरब रुपए की बचत। आइंदा 5 साल पनबिजली की पैदावार 10,000 मेगावाट इजाफे से 20,000 मेगावाट हो जाएगी। और कौमी टीम की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। खिलाड़ियों ने मेलबर्न टेस्ट में अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन बदकिस्मती से आखिरी लम्हात में गलतियां हुई। अहम मौके पर कैच ड्रॉप किए, लेकिन मैच के दौरान अच्छे कैचेस भी लिए। मोहम्मद रिजवान के आउट के फैसले से मैच पलट गया। कौमी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की मेलबर्न में न्यूज कॉन्फ्रेंस। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताया, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। इस्लामाबाद में कौमी किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर्स, दरिया, पहाड़ और ज़राई ज़मीन है। हमारे पास दुनिया का बेहतरीन चावल, कीनू और आम जैसे फल और ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे मादनी ज़खायर मौजूद हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि 60 की दिहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन हमने कायद-ए-आज़म के 3 ज़रूरी उसूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को भुला दिया, जिसकी वजह से तरसदिली का शिकार हुए। उनका कहना था कि पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें फैलाई जा रही हैं, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, एक रियासत मदीना और दूसरी रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़राअत और मवेशी पालना तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है। इस पेशे में नज़्म व ज़ब्त, तकलीफ, नमू और सब्र शामिल है, जिसके नतीजे में बेतहाशा इनामात मिलते हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमने सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। मंसूबे की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, जबकि बाकी आमदन किसानों की फलाह और ज़राई तहकीक के लिए खर्च होगी। फौज का इसमें किरदार सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। उन्होंने कहा कि तमाम अजला में एग्रीकल्चर मॉल बनाए जाएंगे, जहां किसानों को हर तरह की सहूलियात मुयसर होंगी। किसानों के लिए आसान ज़राई कर्जों का हुसूल, कोल्ड स्टोरेज की चेन, मौसमारी तब्दीली के असरात से महफूज बीज की फराहमी और जिनियाती तौर पर मजबूत माल मवेशियों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के दौरान कन्वेंशन सेंटर नारा तकबीर, पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। ज़राअत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए हुकूमत सरसब्ज़ पाकिस्तान इक़दाम का आगाज़ किया है, जिसका मकसद ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मुस्तहकम ज़राअत और मुल्क की तरक्की और खुशहाली है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में कौमी किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क पाकिस्तान की आब व हवा और जरखेज जमीन, फलों, सब्जियों और ज़री अजनास की पैदावार के लिए इंतहाई मौजू है। ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आबादी का 70% ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। मौसमियाती तब्दीली, बढ़ती हुई आबादी, काबिल काश्त जमीन में कमी और रवायती काश्तकारी के चैलेंजेस से निमटने के लिए
हुकूमत ने ग्रीन इनिशिएटिव का आगाज किया है। चारों मौसमों के खिलते रंग, उजला और शफाफ पानी, सोना उगलती जरखेज जमीन, यही तो खुदा की वो नेमतें हैं जो पाकिस्तान को ज़राअत के लिए साजगार माहौल फराहम करती है। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦਾ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ अदा करते हैं। ये जो आर्मी वाले आए हैं हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले पैसे कम होते थे तो गुर्बत थी, अभी जो है पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। चीफ आर्मी का बहुत शुक्रिया है, एफसी का बहुत शुक्रिया है कि आप लोगों को ट्यूबवेल लगा कर इधर दिया। ये चीफ आर्मी स्टाफ के हम मशकूर है कि उसने हमारे लिए गरीब लोगों के लिए पसमानदा इलाके के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया है ये हमें बरसर बरचशम मंजूर है। कौमी किसान कन्वेंशन से खिताब में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के निगरान वफाकी वज़ीर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने कहा कि रवां साल मुल्क में गंदम की काश्त अपने हदफ से ज्यादा की गई है। खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए मजीद खाद दरामद की जा रही है। रवां साल चावल की 93 लाख टन की रिकॉर्ड पैदावार हुई। इस वक्त गंदम की बिजाई है वो बहुत अच्छे अंदाज से हमने जो भी हमारे टारगेट से उससे भी ज़्यादा हमने अचीव कर लिया है। जब तक हमारे छोटे किसानों तक हमारी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचती तब तक हम पैदावार को नहीं बढ़ा सकेंगे। इसी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर आबाद रकबे की निशानदही करके इससे काबिल काश्त बनाने के काम का आगाज कर दिया गया है। FWO की मदद से अब तक 70,000 एकड़ अराजी हमवार करके काश्तकारी के काबिल बना दी गई है। ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए कौमी बीज पॉलिसी मुरतब की गई है। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में आबपाशी की जदीद निज़ाम के लिए नए नहरीन मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जबकि वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में आबपाशी के लिए ज़ेर ज़मीन पानी के सर्वे किए जा रहे हैं। पानी के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए सेंट्रल पैवट सिस्टम को मुतारिफ कराया गया है। शमसी तवानाई पर चलने वाले ट्यूबवेल्स, जानवरों की अफजाइश और जंगली जैतून की पैवंदकारी भी हुकूमत के सरसब्ज इकदाम का हिस्सा है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में मखसूस नशिस्तों के शेड्यूल में तब्दीली की है। एलामिया के मुताबिक खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर कागजात की जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी है। कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपील की तारीख 16 जनवरी मुकर्रर की गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 19 जनवरी तक जारी करेंगे। 23 जनवरी को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इत्तलाक सिर्फ मखसूस नशिस्तों पर होगा। जनरल नशिस्तों के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। आम इंतखाबात के लिए मीडिया और मुबस्सरीन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक मुबस्सरीन को इलेक्शन कमीशन का इजाज़तनामा लाजमी लेना होगा। मुबस्सरीन मुल्की क़वानीन और इलेक्शन कमीशन की हिदायत की पासदारी करेंगे और किसी भी जमात या उम्मीदवार की हिमायत का तासुर नहीं देंगे। मीडिया मुल्की सालमियत और नजरिए के खिलाफ कोई मवाद शाया या नशर नहीं करेगा। कौमी इदारों और अदलिया की आज़ादी का ख्याल रखा जाएगा। ज़ाब्ते अखलाक की तफसील इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की अहलियत का फैसला रिटर्निंग अफसर करता है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के हवाले से देखते हैं इलेक्शन सेल से वकार हैदर की रिपोर्ट। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवार कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने का अहल होगा या नहीं, इसका फैसला मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर करता है। लेकिन आरओ कागजात की जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन के कानून और ज़ाब्ता इखलाक का पाबंद होता है। रिटर्निंग अफसर किसी भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी पर हल्के के वोटर को एतराज दायर करने का मुकम्मल हक फराहम करता है। अगर कोई वोटर उम्मीदवार पर एतराज उठाना चाहता है तो आरओ उसको उम्मीदवार के जमा कराए गए कागजात नामजदगी की मुकम्मल नकूल फराहम करने का पाबंद होता है। जिस दिन उम्मीदवार के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी उस दिन एतराज कुनिंदा का आरओ के सामने पेश होना भी जरूरी है। ऐसा उम्मीदवार जिसके तायीद कुनिंदा या तजवीज़ कुनिंदा के दस्तखत जाली हों और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 60 और 61 के तहत गलत बयानी की या झूठा बयान हल्फी जमा कराया हो, ऐसे उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो सकते हैं। रिटर्निंग अफसर किसी भी उम्मीदवार की जांच पड़ताल के लिए मालियाती इदारों, सिक्योरिटी इदारों या किसी भी सरकारी अथॉरिटी से उम्मीदवार से मुतालिक मालूमात
मंगवा सकता है। कागजात मुस्तरद करने की सूरत में रिटर्निंग अफसर उम्मीदवार को वजूहात की मुसद्दका मुकम्मल तफसीलात फराहम करने का पाबंद होगा। कागजात मंजूरी की सूरत में उम्मीदवार की फहरिस्त रिटर्निंग अफसर फॉर्म 32 अवामी मालूमात के लिए दफ्तर में चिस्पा करने का पाबंद होता है और तफसीलात इलेक्शन कमीशन को भी फौरी फराहम करेगा। वकार हैदर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर समेत सूबे भर में आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। लाहौर से 14 कौमी और 30 सूबाई असम्बली के हलकों के लिए कागजात की जांच पड़ताल का अमल कल तक जारी रहेगा। आम इंतखाबात के लिए कराची समेत सिंध भर से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। कौमी असम्बली के हल्का NA 207 के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल की जा रही है। MKM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर के कागजात नामजदगी भी चेक किए गए। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगला इलेक्शन पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर जाएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। शहबाज शरीफ की कराची में मसरूफियात की तफसील ज़ीशान अहमद खान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची में मसरूफ दिन गुजारा। कराची में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौम के दिलों को दोबारा जोड़ेगी और हम एक अजीम कौम बनेंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को तरक्की की राह पर दोबारा गामजन करेंगे। कराची का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जदीद निज़ाम में बदला जाएगा अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ की क़यादत में, और उसके लिए जो भी हमसे बन पड़ा इंशाअल्लाह उसको हम बुरोकार लेके आएंगे। इसी तरीके से इलाज के लिए जो अस्पताल और जो सेहत का निज़ाम है उसको बेहतर बनाने के लिए हम इंशाअल्लाह दिन रात काम करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने MKM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद का दौरा किया और MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि MKM के लिए नवाज शरीफ का खुलूस से भरा पैगाम लाया हूँ और चैलेंजेस से निपटने के लिए MKM के साथियों को इंतहाई पुरजोश पाया है। मेरा ईमान है कि अगर हम मिलकर पाकिस्तान की तामीर के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, 22 करोड़ अवाम की खुशहाली के लिए, नौजवान नस्ल को तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करने के लिए उनके हाथों में लैपटॉप और जदीद अलूम की किताबें उनके हाथों में थमाएं, ताकि वो भी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर अपने जौहर दिखाएं। ये काम कोई फ़र्द वाहिद नहीं कर सकता, यह सिर्फ और सिर्फ शराकतदारी और टीम वर्क से होगा। मीडिया से बात करते हुए MKM पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम चाहते हैं कि जमहूरियत मुस्तहकम हो और जमहूरी अमल जारी रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी कारकुनान से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध में मजबूत हो रही है और अब हमने कराची की किस्मत को तब्दील करना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह और हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा से मुलाकात की। मुलाकात में इंतखाबात और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने कहा कि GDA के दोस्तों से सिंध के दरपेश मसाइल और सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई है। 8 रुकनी कमेटी 4 जमाती ये जो एक सीट एडजस्टमेंट का एक निज़ाम बनेगा, उसमें 2-2 मेंबर हर पार्टी के हों ताकि वोट ज़ाया ना हो और वोट ट्रांसफर हो जाए एक दूसरे को। मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर पुराने सिस्टम को शिकस्त देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीट्स एडजस्टमेंट के हवाले से जो कमेटी बनेगी वो फैसला करेगी कि एडजस्टमेंट किस तरह करना है। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अनीस एडवोकेट और रजा हारून साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खैर मकदम करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है, हम सब शहर कायद की तरक्की के ख्वाह हैं। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि उनकी जमात का चार्टर ऑफ कराची शहर की तरक्की के हवाले से दूररस्त नताइज का हामिल है। चाहते हैं कि पूरी दुनिया से सरमायाकारी आए और कराची दुबई की तर्ज का मुआशी हब बने। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि इलेक्शन में कामयाबी के बाद अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। सिंध के शहरी और देही इलाकों में यकसां तरक्की हमारा विजन है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पहले भी अवाम ने हम पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और अब भी वो हमें भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे।
عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما امیر حیدر خان ہوتی نے کہا ہے کہ ملکی استحکام کے لیے معاشرے میں برداشت اور رواداری جیسے رویوں کو فروغ دینا ہوگا۔ مردان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں عدم برداشت کے کلچر کی حوصلہ شکنی کرنے کے ساتھ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہوگا۔ امیر حیدر خان ہوتی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے ANP کی قیادت اور کارکن پرعزم ہیں۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون شیخوپورہ کے علاقے فاروق آباد میں کل بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے، جس سے پارٹی صدر محمد شہباز شریف کلیدی خطاب کریں گے۔ جلسہ انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ فاروق آباد جلسہ تاریخ ساز اجتماع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے پاس قومی اور صوبائی حلقوں کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ پارٹی قائد محمد نواز شریف کی قیادت میں ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پیپلز پارٹی کراچی کے صدر سینیٹر سعید غنی سے MQM پاکستان کے ولسن پال اور اکمل نے ساتھیوں سمیت ملاقات کی اور بلاول بھٹو زرداری پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ملاقات میں آئندہ عام انتخابات میں حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترنے پر اتفاق کیا گیا۔ سعید غنی نے کہا کہ پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات کی طرح کراچی میں عام انتخابات میں بھی بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما عاجز دھامرا نے کہا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے انتخابی منشور میں حقیقت پر مبنی باتیں کی ہیں۔ ماضی میں بھی عوامی خدمت کے وعدے پورے کیے، آئندہ بھی ان کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ سکھر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے منشور میں صحت، تعلیم اور ملک کی ترقی کے لیے واضح لاہ عمل موجود ہے۔ ملک کا کھویا ہوا وقار بحال کر کے عوام کے لیے خوشحالی لائیں گے۔ PTI کے رہنما اور سینئر قانون دان لطیف کھوسا نے کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت کا بول بالا ضروری ہے۔ جمہوریت سے ہی ملک میں استحکام، ترقی اور خوشحالی آئے گی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آئندہ عام انتخابات جمہوریت کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ملک میں جمہوری کلچر کو فروغ دینے کے لیے سیاستدانوں، وکلاء اور صحافیوں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں نہتے شہریوں کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صہیونی مظالم میں مزید 187 فلسطینی شہید ہو گئے، جس کے بعد جنگ زدہ علاقے میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 21,507 ہو گئی۔ اسرائیلی حملوں میں زخمیوں کی تعداد 56,000 سے بڑھ گئی ہے۔ قابض فوجیوں نے وسطی غزہ کے مغازی اور نصیرات پناہ گزین کیمپوں کو فضائی حملوں میں نشانہ بنایا ہے، جس میں 35 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جنوبی غزہ میں کویتی ہسپتال کے قریب رہائشی علاقے پر حملے میں بھی 20 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی فورسز وسطی غزہ کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً 1.5 لاکھ فلسطینی نقل مکانی کر رہے ہیں۔ قابض فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی فوجی آپریشن تیز کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے فلسطینیوں کے بارے میں ایجنسی کے ڈائریکٹر تھامس وائٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے ایک امدادی قافلے پر فائرنگ کی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف جاری فوجی جارحیت، نسل کشی، جبری نقل مکانی اور بڑے پیمانے پر تباہی کی شدید مذمت کی ہے۔ تنظیم کی جانب سے ایک بیان میں فلسطینی عوام کو خوراک، ادویات، پانی، طبی دیکھ بھال، تحفظ اور دیگر بنیادی خدمات سے مسلسل محروم رکھنے کی بھی مذمت کی۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی فوجی جارحیت کو روکے اور غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ غزہ سمیت فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ امریکی شہر نیو یارک میں فلسطینیوں کے حق میں ایک بڑا مظاہرہ کیا گیا، جس میں خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کی۔ شرکا نے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم تھام رکھے تھے، جن پر فلسطینیوں کے حق میں نعرے درج تھے۔ انہوں نے مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے 2 ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ مینہٹن کے برائن پارک میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں غزہ پر اسرائیل کی مسلسل اور شدید بمباری میں بچوں کی شہادت پر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے شہید بچوں کا علامتی جنازہ بھی ادا کیا اور ان کے احترام میں خاموشی اختیار کی۔ لڑائی کے نتیجے میں بچوں پر ہونے والے اثرات کی نمائندگی کرنے کے لیے خواتین نے سیاہ کپڑے بھی پہنے۔ کئی خواتین نے کفن کے طور پر سفید کپڑے بھی پہن رکھے تھے۔ فرضی جنازے کا جلوس نیو یارک کے مشہور ٹائمز اسکوائر سے شروع ہوا، جہاں پس منظر میں بھی بڑے الیکٹرانک اشتہارات کے ساتھ احتجاج جاری رہا۔ غزہ سمیت فلسطینی علاقوں میں شہید ہونے والوں میں 70% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اور جنگ کی ہوس میں مبتلا اسرائیل نے شام کے ایک بڑے دفاعی اڈے پر فضائی حملہ کیا ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیل نے شامی گولان کی سمت سے حملہ کیا، جس میں جنوبی علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ شامی فوج اور انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری فضائی دفاعی افواج نے بیشتر اسرائیلی میزائلوں کو مار گرایا۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इसराइली मिसाइलों ने दमिश्क के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के इलाके को निशाना बनाया और जनूबी दही इलाकों में फ़ज़ाई दिफाई बटालियन के एक मरकज़ पर भी हमला किया। रुख करेंगे एक मरतबा फिर कौमी खबरों का। आपको बताएं, कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा और 100 इंडेक्स 398 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 62,451 की सतह पर बंद हुआ। बाजार हिस्स में 58 करोड़ 73 लाख से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 16 अरब 78 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। 207 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 107 में कमी, जबकि 22 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। और नाज़रीन, 2023 पन बिजली की पैदावार और वापडा के ज़ेरे तकमील मंसूबों के हवाले से अहम साल रहा। रवां साल पन बिजली घरों से 34 अरब यूनिट बिजली पैदा हुई, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 2 अरब 20 करोड़ यूनिट ज्यादा है। तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। 2023 में वापडा ने 34 अरब सस्ती और माहौल दोस्त पन बिजली पैदा की, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 2 अरब 20 करोड़ यूनिट ज्यादा है। पन बिजली की लागत 3 अरब 51 रुपए फी यूनिट है और नेशनल ग्रिड में पन बिजली का तनासब 30% है। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर मंसूबे समेत वापडा के 22 पन बिजली घर हैं, जिनकी मजमुई पैदावारी सलाहियत 9,459 मेगावाट है। तरबेला से 12 अरब 90 करोड़ यूनिट, तरबेला चौथे तोसीही मंसूबे से 4 अरब 40 करोड़ यूनिट, गाजी बरोथा से 6 अरब 80 करोड़ यूनिट, मंगला से 4 अरब 70 करोड़ यूनिट, नीलम जेहलम से 1 अरब यूनिट, वारसक से 80 करोड़ यूनिट, चश्मा से 90 करोड़ यूनिट, जबकि दीगर पन बिजली घरों से 2 अरब 50 करोड़ यूनिट पन बिजली पैदा हुई। माली मुश्किलात के बावजूद वापडा के तमाम 8 ज़ेरे तामीर मंसूबों पर तामीराती काम जारी है। दासू मंसूबे और ध्यामिर बादशाह डैम मंसूबे पर टेस्ट रन के जरिए दरियाओं का रुख मोड़ा जा चुका है, जबकि मोहम्मद डैम पर भी आइंदा 3 से 4 माह में दरिया का रुख मोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान की वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वापडा पानी और पन बिजली के शोबों में 8 बड़े मंसूबे तामीर कर रहा है, जो 2029 तक मरहलावार मुकम्मल होंगे, जिनसे मुल्क में पानी जखीरा करने की सलाहियत में 93 लाख एकड़ फुट इजाफा होगा, जबकि आइंदा 5 साल में पन बिजली पैदा करने की सलाहियत भी 10,000 मेगावाट इजाफे से 20,000 मेगावाट तक पहुँच जाएगी। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाक चीन राहदारी के तहत चलने वाले तवानाई मंसूबों की बदौलत मुल्क से बहराइन के खात्मे में मदद मिलेगी। तफसील बता रहे हैं राहील अंसार अपनी इस रिपोर्ट में। सी पैक के तहत दूसरे मंसूबों की तरह तवानाई के शोबों में भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की गई। तवानाई के शदीद बहरान से निपटने के लिए सी पैक के तहत हाइडल समेत दूसरे जराए से बिजली पैदा करने के मंसूबे शुरू किए गए। पाक चीन राहदारी के मुकम्मल होने वाले मंसूबों में 1320 मेगावाट का साइवाल कोल पावर मंसूबा, पोर्ट कासम 1320 मेगावाट, 660 मेगावाट का एंग्रो थरकोल हब पावर 1320 मेगावाट और बहावलपुर में 400 मेगावाट का सोलर पावर मंसूबे शामिल है। यही नहीं बल्कि 200 मेगावाट के हवा से बिजली पैदा करने के 3 मंसूबे, 3 गॉर्जियस का 100 मेगावाट, 720 मेगावाट का करोट हाइड्रो पावर और हपको थरकोल 330 मेगावाट समेत 1320 मेगावाट का SSRL थरकोल मंसूबे भी शामिल हैं। रिन्यूएबल या ग्रीन एनर्जी, जिसमें हमारे पानी से बिजली बनाने वाले यूनिट हैं, सोलर वाले हैं, विंड वाले हैं, तो ये तकरीबन हमारा इस वक्त 31% है पूरे ग्रिड का। इसको 62% पे ले जाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल इसको डबल करना है। 2031 तक हमारी जो 90% बिजली जनरेट हो रही होगी वो हमारे लोकल रिसोर्सेज से होगी। जो मेजर स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, वो हाइड्रो का है। इसके अलावा हम रिन्यूएबल में सोलर में भी काम कर रहे हैं, और जो सोलर है इस पे हम काम कर रहे हैं और लोगों को सस्ती रादर फ्री बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। मुल्क में तवानाई बहरान के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सुकी किनारी हाइड्रो पावर, ग्वादर में कोल मंसूबे, कोहाला हाइड्रो पावर, आजाद पतन, थर माइन माउथ और थर में हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबों पर काम अभी जारी है। इन पैदावारी मंसूबों के साथ बिजली की तरसील और तकसीम का मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का मंसूबा भी मुकम्मल हो चुका है। तवानाई मंसूबों की तकमील से आवाम को न सिर्फ सस्ती बल्कि तसलसल के साथ बिजली की फ्राहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक बहरिया की सालाना फ्लीट एफिशिएंसी परेड कराची में हुई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अपने खिताब में नेवल चीफ ने कहा कि खित्ते में उभरते मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक बहरिया को हमेशा चौकस रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों में मजीद इजाफे के लिए जदीद प्लेटफॉर्म्स बहरी बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। एडमिरल नवीद अशरफ ने मुकर्ररा अहदाफ की कामयाबी से हुसूल पर फ्लीट यूनिट्स और जवानों के जज्बे को सराहा।
انہوں نے پاکستان نیوی فلیٹ کی آپریشنل تیاریوں پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ نیول چیف نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے یونٹس کو اعزازی شیلڈ سے نوازا۔ پاک فوج ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پوری قوم ملک کی استحکام اور خوشحالی کے لیے پاک فوج کے اقدامات کی معترف ہے۔ ملک کی ترقی کے پیش نظر پاک فوج نے متعدد فقید المثال اقدامات کیے ہیں۔ پاک فوج اور متعلقہ حکومتی اداروں نے ملک میں جنگلات، آبپاشی، خواتین کی خود مختاری، فلاح و بہبود اور دیگر ترقیاتی کاموں میں بھرپور معاونتی کردار ادا کیا۔ ملک بھر بالخصوص پسماندہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کے سلسلے میں پاک فوج بھرپور معاونت کر رہی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت ملک میں زراعت، آئی ٹی، مائننگ اور توانائی کے شعبے میں ترقی کی نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ ملک میں خوراک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پاک آرمی کی کاوشوں سے گرین پاکستان انیشیٹو پروگرام اور فن رو کے تحت زراعت کے شعبے میں جدت لائی گئی۔ میران شاہ میں آرمی پبلک اسکول کے قیام سے ہر سال کئی طلباء فارغ التحصیل ہو کر پاک فوج میں خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ وزیرستان میں موبائل اسکول کے قیام کا مقصد ان تمام علاقوں میں تعلیم کی فراہمی ہے جہاں اسکول نہیں ہے۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کی جانب سے عوام کی سہولت کے پیش نظر ضلع محمد اور وادی تیرہ میں بنیادی صحت مرکز فعال کر دیا گیا ہے۔ ملکی معیشت کو ترجیحی بنیادوں پر ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے عسکری قیادت دن رات کوشاں ہے۔ پاک فوج کی جانب سے ملکی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے NLC اسپورٹس روٹ انیشیٹو کا احسن اقدام اٹھایا گیا۔ اسپورٹس روٹ انیشیٹو علاقائی تجارتی رابطے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے چین، کرغزستان، ترکی اور روس کی پاکستان کے ساتھ تجارت کو فروغ ملے گا۔ نگراں حکومت اور عسکری قیادت کے فیصلے کے بعد منشیات فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشنز کا بھی آغاز کیا گیا اور یہ سلسلہ اس ناسور کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز مزید 1353 افغان شہری واپس چلے گئے۔ اب تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,52,273 ہو چکی ہے۔ افغانستان روانگی کے لیے 112 گاڑیوں میں 131 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ بھارت اور افغانستان پاکستان کو کمزور کرنے کی غرض سے آبی جارحیت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر یکجا نظر آ رہے ہیں۔ بھارت تو پہلے ہی ہمارے دریاؤں کو خشک اور ہماری زراعت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکا ہے۔ اب افغانستان بھی اسی کام میں مصروف ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت، جو کہ بین الاقوامی سطح پر غیر تسلیم شدہ ہے، دریائے کنڑ پر ہائیڈل بار کے منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اس حوالے سے ماضی کی افغان حکومت اور بھارت کے درمیان افغانستان میں مختلف دریاؤں پر ڈیموں کی تعمیر کے لیے معاہدے ہوئے، جو افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سرد مہری کا شکار ہو گئے تھے۔ افغان نیوز ایجنسی خامہ پریس کے مطابق افغان حکومت نے کابل میں شاہتوت ڈیم کو مکمل کرنے کے لیے بھارت کو درخواست کی، جو قبول کر لی گئی۔ نومبر 2022 میں امارات اسلامیہ افغانستان کی جانب سے بھارت کو افغانستان میں دریائے کابل پر 12 ڈیموں کی تعمیر مکمل کرنے کی درخواست کی گئی، جس کو بھارت نے قبول کیا۔ افغانستان کی آبی جارحیت سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ایران بھی متاثر ہو رہا ہے۔ ہلمند ایران اور افغانستان کے لیے پانی کا اہم ذریعہ ہے، جو لاکھوں لوگوں کے لیے ضروری ہے، مگر افغان حکومت کے رویے کی وجہ سے یہ ایک تنازع بن چکا ہے۔ اور ناظرین، مودی سرکار پیگاسس سافٹ ویئر کے ذریعے معروف اور ہائی پروفائل صحافیوں کو جاسوسی کا نشانہ بنانے لگی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے انٹیلیجنس بیورو نے سال 2017 میں NS اور گروپ سے ہارڈ ویئر برآمد کیا۔ سربراہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق سافٹ ویئر ہیکنگ کا ہر باز صحافیوں کو ہراساں کر کے انہیں کام کرنے سے روکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مودی حکومت صحافیوں کی جاسوسی کے لیے اسرائیل کی کمپنی NSO کا بنایا گیا سافٹ ویئر پیگاسس استعمال کر رہی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اکتوبر میں سیکیورٹی الرٹ جاری ہونے کے بعد دی وائر نیوز ویب سائٹ کے ایڈیٹر اور دوسرے صحافیوں کو اس سال پیگاسس اسپائر ویئر سے نشانہ بنایا گیا۔ سافٹ ویئر کے ذریعے بھارت کے 300 سے زیادہ موبائل فون نمبرز کو ہدف بنایا گیا۔ دوسری جانب بھارت کی دہشت گردی پر دوہرے معیار نے اسے عالمی سطح پر بھی بدنام کر دیا ہے۔ چین نے دہشت گردی کے حوالے سے بھارت کی دوغلی پالیسیوں کی شدید مخالفت اور برہمی کا اظہار کیا ہے۔ چین نے بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ نے کہا ہے کہ دہشت گردی انسانیت کے مشترکہ دشمن ہے اور چین دہشت گردی کے خلاف دوہرے معیار کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی پر شدید جوابی کارروائی کی جائے گی۔ بھارت خفیہ طور پر بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں کی حمایت کر رہا ہے۔ بلوچستان میں علیحدگی پسند قوتوں کو بھارت کی مکمل مالی معاونت حاصل ہے۔
قومی دھارے میں واپس آنے والے بلوچوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے دہشت گردوں کی سرپرستی اور حمایت صوبے میں بڑھتی ہوئی دہشت گرد کارروائیوں کی بڑی وجہ ہے۔ کچھ بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کی، جہاں پونچھ اور راجوری اضلاع میں بھارتی فوجیوں کی تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں بدستور جاری ہیں، جس کی وجہ سے دونوں اضلاع کے لوگ مسلسل خوف اور دہشت کے ماحول میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے 21 دسمبر کو پونچھ میں ایک حملے کے دوران 5 اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائیاں شروع کی تھیں۔ بھارتی فوجیوں نے سرنکوٹ کے متعدد لوگوں کو گرفتار کر کے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور ان میں سے 3 کو دوران حراست تشدد کر کے شہید کر دیا۔ دونوں اضلاع میں رہائشیوں نے میڈیا کو بتایا کہ فوجیوں نے ان کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ وہ گھروں میں زبردستی گھر کر مکینوں کو ہراساں کرتے ہیں اور گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ راجوری اور پونچھ اضلاع میں گزشتہ 8 دنوں سے موبائل سروس اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ قابض انتظامیہ نے سینئر حریت رہنما میرواعظ عمر فاروق کو آج مسلسل 12ویں جمعے کو گھر میں نظر بند رکھا اور انہیں نماز جمعہ ادا کرنے سے بھی روک دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی میں اضافے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر سزا دے رہا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما شیخ مصطفیٰ کمال نے سری نگر میں ایک بیان میں مودی کی بھارتی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی حالت زار پر سخت تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں انتخابات کرانے میں مودی حکومت کی ہچکچاہٹ سے اس کی کشمیر دشمن پالیسیز کی وجہ سے شکست کے خوف کی عکاسی ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے وزیراعظم کی معاون خصوصی مشال ملک نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں پرامن تحریک کو سبوتاژ کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل انیس آوان سے۔ مشال ملک نے کہا کہ کشمیری عوام دنیا کی ایک بڑی فوج اور ریاست کے جبر کا شکار ہے۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر کی تمام سیاسی قیادت پابند سلاسل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت تمام تر کوششوں کے باوجود کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کچلنے میں ناکام رہا ہے۔ We should at least have a comprehensive, detailed policy of how to internationalize the Kashmir issue with the help of the diaspora. Yasin Saab, they are planning to hang him in 2024. Sarat Alam, Asiya Andrabi, Shabir Shah Saab, all of them are critically ill and they are being locked up. مقبوضہ کشمیر پر مشاورتی کمیٹی کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مشال ملک نے کہا کہ 5 اگست کے غیر قانونی اقدام پر بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ انتہا پسند ہندوتوا پالیسی پر چل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نگراں وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن ڈاکٹر عمر سیف نے پی ٹی اے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا۔ وفاقی وزیر کو پی ٹی اے کے امور اور مختلف جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ حکومت ٹیلی کام سیکٹر کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ نیشنل رومنگ کی سہولت کا دائرہ کار موٹر ویز اور قومی شاہراہوں تک بڑھایا جائے۔ ٹیلی کام آپریٹر سے متعلق صارفین کی شکایات کے ازالے کے لیے بروقت اقدامات ہونے چاہیے۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ پیکا کے تحت پاکستان کے سائبر سپیس کو محفوظ بنانا بہت ضروری ہے۔ اپنے ویڈیو بیان میں ان کا کہنا تھا کہ سائبر حملوں کی بروقت نشاندہی، ان سے بچاؤ اور ملوث عناصر کے خلاف قانونی اقدامات کے لیے سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیموں کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے میں ایک چھوٹا سا ونگ بنایا گیا تھا جو کہ سائبر کرائمز کو انویسٹیگیٹ کرتا تھا، پروسیکیوٹ کرتا تھا۔ اب وہ جو ذمہ داری ہے اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ادارہ کھڑا کیا گیا جس کا نام نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ رول ایف آئی اے سے لے کے اس ڈیڈیکیٹڈ ادارے کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور یہ جو ڈیڈیکیٹڈ ادارہ ہے اس میں ٹیکنالوجی بھی موجود ہوگی، ریسورسز بھی ہوں گے، مین پاور بھی ٹیکنیکل اویلیبل ہوگی، جو کہ اس ڈے اینڈ ایج میں جو سائبر کرائم ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر سکیں، پروسیکیوٹ کر سکیں، اور شہریوں کو، ہمارے گورنمنٹ کے سسٹمز کو، پرائیویٹ بزنسز کو جو سائبر سپیس ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکیں۔
निगरान वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर अनीक अहमद ने कहा है कि हुकूमत अक़लियती बिरादरी की इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ को खुसूसी अहमियत देती है। तमाम अक़लियतों को मजहबी रसूमात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। कराची में अक़लियती बिरादरी की मजहबी इबादत गाहों के दौरे के मौके पर उनका कहना था कि अक़लियतों ने मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। हुकूमत इनकी काविशों को कदर की निगाह से देखती है। निगरान वज़ीर रेलवे शाहिद अशरफ तार की सदारत में वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें रेलवे हुकाम और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में रेलवे इंजन्स को डिजिटलाइज करने और तमाम रेलवे हस्पतालों को पब्लिक के लिए खोलने का फैसला किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर रेलवेज़ ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि हस्पतालों में जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, चिल्ड्रन हस्पताल और जनरल हस्पताल का दौरा किया और इन हस्पतालों की अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टरों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने और अस्पताल में नई टाइल्स लगाने और नए काउंटर्स बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने जनरल अस्पताल के बायोगैस और AC के पाइप के लिए महफूज और मेयारी वायरिंग की हिदायत की। वज़ीर आला ने ज़ेर तामीर ऑपरेशन थिएटर का भी मुआयना किया और तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में जल्लो पार्क और बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया। उन्होंने तितली घर का भी मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला ने पार्क को अपग्रेड करने और इसका इंतजाम महकमा जंगलात से PHA को देने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की। उन्होंने कहा कि नबाताती बाग में मज़ीद दरख्त और फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने जल्लो पार्क में खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत की भी हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला सैयद अरशद हुसैन ने अयूब टीचिंग हस्पताल एबटाबाद के तमाम मसाइल फौरी हल करने की हिदायत की है। पेशावर में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अस्पताल को 1400 बिस्तरों के हिसाब से फंड्स की फराहमी के लिए समरी तैयार करके काबीना को मंजूरी के लिए इरसाल की जाए। वज़ीर आला ने अस्पताल में दिल के ऑपरेशन शुरू करने के लिए मशीन की फराहमी की भी हिदायत की। इजलास को बताया गया कि सैलाबी पानी अस्पताल में दाखिल होने से इमारत को खतरा दरपेश है। इस सिलसिले में हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की ज़रूरत है। सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक ने सरेआम फांसी की सज़ा की मुखालफत कर दी है। कमेटी का इजलास सेनेटर वलीद इकबाल की सदारत में पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में मौजूदा आईनी क़वानीन के तहत सरेआम फांसी देने के अहम मसले पर गौर किया गया। अरकान कमेटी ने सरेआम फांसी देने की मुखालफत करते हुए ऐवान से अपील की कि इस तरह की कानून साजी से इज्तनाब बरता जाए। सेनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम का इजलास मोहम्मद अब्दुल कादिर की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने सूबा सिंध में सनती यूनिट्स में हफ्ते में 2 दिन गैस की फराहमी की मअतली के मामले पर वज़ारत तवानाई के हुकाम को सनतों को दरपेश मसाइल के हल की सिफारिश की। LPG के दरखों में इस्तेहकाम लाने के लिए चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल कादिर ने तजवीज़ दी कि मुतल्लिका हुकाम कीमतों में कमी के लिए बंदरगाहों और बड़े बहरी जहाज़ों के जरिए गैस की नक़ल हमल तलाश करें। गवर्नमेंट हाई स्कूल सुरखई जनूबी वज़ीरिस्तान में यौम अक़ायद के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक फौज के ज़रिए एहतमाम होने वाली इस तकरीब में बच्चों, तालिब इल्मों और मकामी लोगों ने शिरकत की। मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों ने कौमी नग़मे गाए और टैबलोस पेश किए। इस मौके पर कायद आज़म की ज़िंदगी पर सवाल जवाब के मुकाबले का भी इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकामी लोगों के लिए आर्मी टीम और सरोकई यूथ टीम के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच भी खेला गया। मुकामी लोगों ने यौम अक़ायद पर पाक फौज की काविशों को सराहा। कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वाह कैंपस में जॉब फेयर मुनक़िद किया गया। साबिक DGA FIA अम्मार जाफरी इफ्ताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जॉब फेयर में मजमूई तौर पर 64 कंपनीज के नुमाइंदगान ने शिरकत की। 259 तलबा के इंटरव्यूज़ किया गए। जॉब फेयर में हिस्सा लेने वाली कंपनीज की जानिब से 74 तलबा को रोजगार देने की पेशकश की गई। सिविल सोसाइटी नेटवर्क ने वजारत इंसानी हुकूक के ताउन से इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। शुरका ने नशावर अशिया की लानत के खिलाफ शऊर उजागर किया। उनका कहना था कि नशा मुआशरे के लिए ज़हर कातिल है, हमें इस लानत का खात्मा करना है। माहिरीन ने कहा कि नशावर चीज़ों में मुलव्वस अफराद न सिर्फ खुद मुतासर होते हैं बल्कि उनका ख़ानदान और पूरा मुआशरा तबाह होता है। हमें इस लानत के खात्मे के लिए किरदार अदा करना होगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान के नामवर क्लासिकल गुलकार उस्ताद छोटे गुलाम अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 37 बरस बीत गए। उनका ताल्लुक कसूर के एक मूसीकार घराने से था। वो 1910 में पैदा हुए और मूसीकी की इब्तदाई तरबियत अपने वालिद मियाँ इमाम बख्श से हासिल की। उस्ताद छोटे गुलाम अली खान ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा और गज़ल को यकसा महारत से गाते थे। मूसीकी में खिदमात के एतराफ़ में उन्हें 1985 में सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।
लाहौर में सूबे की सकाफत उजागर करने के लिए 3 रोज़ा पंजाब फेस्टिवल जारी है। इस रंगारंग फेस्टिवल की तफसील बता रही हैं वरदा सलीम। साडी जिंद ते जान सानू एदे ते मान उच्चा करना है दुनिया ते इस दा नाम एदे नाल साडी पहचान साडा सोना पाकिस्तान। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब अपने अंदर सकाफत के खूबसूरत रंग समेटे हुए है। इस धरती के दिल फरेब मनाजिर, सोना उगलती जमीनें, इन जमीनों पर बसने वालों की जिंदा दिली, रहन सहन, मेल मिलाप नीज हर पहलू मुनफरिद है। कल्चर कॉम्प्लेक्स में जारी 3 रोजा नुमाइश का मकसद नौजवान नस्ल को पंजाब की सकाफत से रूशनास करवाना है। पंजाब में अपने नवीयत की पहली एक्सपो है जिसमें आवाम को एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो आर्टिजन और फनकार तबका है उसके लिए मुआशी मॉडल का भी इजरा किया गया है। ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸਜਾਇਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। आज मेरे सारे दस्तकार हैं, कोई बहावलपुर से है, कोई फैसलाबाद से है, दूर दराडे के असल जो दस्तकार हैं वो लोग आए हुए हैं। पंजाब की पगड़ी और रवायती लिबास में मलबूस अफराद और ढोल की थाप पर रवायती रक्स हर एक की तवज्जो का मरकज रहे। मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं जिनमें हैंडक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई अशिया रखी गई हैं। इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए, इस तरह की वर्कशॉप होती रहनी चाहिए ताकि हमारी जो कल्चर है, हमारा जो सकाफत है, उनसे हमारी जो आने वाली नस्लें वो आशना हो सके। जी हैंडमेड ज्वेलरी है, मोती का काम है, रनर्स हैं और बहुत मजा आ रहा है। पंजाबी फेस्टिवल हो और पंजाब के खाने ना हो, ये कैसे मुमकिन है। साग और मकई की रोटी और रवायती खेलों से लोग खूब महसूस हुए। पंजाब आर्ट काउंसिल की तरफ से इस तरह के मेले ठेले लगाने का मकसद लोगों को पंजाब की सकाफत से रूशनास करवाना है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अब रुख करेंगे टंडुअला यार के गांव पोनोकोली का, जहां बांस से बने घर और चूल्हे मजबूत और महफूज हैं। मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रखकर बनाए गए तमाम घर सैलाब प्रूफ और कम लागत हैं। तफसील बताएंगे सुलेमान सनेहड़ो। टंडोलयार के करीब पोनो गांव के मकीनों की जानिब से बांस और मिट्टी से बने सैलाब प्रूफ मकानात को देखते हुए IPO के चेयरमैन फरूख आमिल ने कहा कि ये मैडम यास्मीन लारी का एक बेहतरीन आइडिया है। जो गरीब अवाम है उनके लिए एक सेल्फ हेल्प है, बहुत एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये पूरी जो आबादी है, पूरा जो गांव है, अभी मुझे तो सारे बहुत खुश लगे हैं लोग यहाँ। अफसीन फातिमा ने कहा कि कम लागत में मजबूत घर बन जाता है। बूथ के घर बनाए हैं, ये ज़ाहिर सैलाब में महफूज रहते हैं। अगर इनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए तो ये सेल्फ सफिशिएंट है, अपने घर खुद बनाते हैं, अपने लिए अर्निंग्स खुद करते हैं। इनकी छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल्स भी जा रही हैं, फिर घर आती हैं, एम्ब्रॉयडरी करती हैं। मौसम की तब्दीलियों की वजह से बारिश में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक फ्लड की सूरत हाल से दो चार हो जाते हैं, लोगों के घर डूब जाते हैं। ऐसे में ये घर उनके लिए मुफीद साबित होंगे। दोनों गांव के तमाम घर सैलाब प्रूफ हैं, जिन पर लागत भी बहुत कम आती है, जिसके बाद सैलाब के दौरान मुश्किल सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। सुलेमान सियाड़ो, PTV न्यूज़, टंडोला यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की खबरों में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोठवार और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। पंजाब और बालाई सिंध के बेशतर मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक छाई रहेगी। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की बात करेंगे, जो कि कुछ यूं रही। सबसे पहले बात करेंगे लेह की। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -9, गिलगित -5, काला -4, जबकि हुंजा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 5, कराची 16, पेशावर 5, जबकि कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं।
मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 79 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। 317 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 237 रन बनाकर आउट हो गई। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने कहा है कि वो टीम की कारकर्दगी से मुतमईन है। खिलाड़ियों ने मेलबर्न टेस्ट में अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन बदकिस्मती से आखिरी लम्हात में गलतियां हुई। मेलबर्न में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद हफीज ने कहा कि दूसरे टेस्ट में टीम ज्यादा मुत्तहिद होकर खेली और हर खिलाड़ी जारहाना अंदाज में खेलता नजर आया। उन्होंने कहा कि अहम मौके पर कैच ड्रॉप किए, लेकिन मैच के दौरान अच्छे कैचेस भी लिए। मोहम्मद हफीज ने कहा कि मोहम्मद रिजवान के आउट के फैसले से मैच पलट गया। मैं हमेशा मानता हूं कि अंपायर कॉल मैच पलट देती है, जो कभी फेवर में जाती है और कभी खिलाफ चली जाती है। पाकिस्तान T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने दौरे न्यूजीलैंड के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया है। क्रिकेटर्स ने कैंप कमांडेंट यासिर इरफात और कोचेस की निगरानी में कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी अब्बास अफरीदी, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद और साहिबजादा फरहान ने बॉलिंग और बैटिंग के शोबों में प्रैक्टिस की। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन ने भी प्रैक्टिस सेशन में शिरकत की। इजाफी खिलाड़ियों में अहमद शहजाद, कामरान गुलाम, मोहम्मद हारिस, सजाद अली जूनियर और शहाब खान भी कैंप का हिस्सा हैं। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कैंप के इब्तदाई रोज ट्रेनिंग सेशन का मुआयना किया। तरबीती कैंप 3 जनवरी तक जारी रहेगा। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।